ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन की वेब कॉमिक का 155 चैप्टर आ चुका है और ये चैप्टर सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है भाई। इसके अंदर काफ़ी सारे पेजेस हैं। मैं अगर आपको बताऊँ इन टोटल इसके अंदर 61 पेजेस हैं और सच बताऊँ तो काफ़ी सारे ट्विस्ट है इस एक चैप्टर के अंदर। हमें काफ़ी सारी स्टोरीज दिखाई गई है और फाइनली भाई साइटामा का भी सीन थोड़ा हमें दिखाया जाएगा, थोड़ा है कि नहीं, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर नहीं है। तो यार चलो फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसा कि आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में यहाँ पे जब एक्सेल की वाट लग रही थी तो उसकी मदद करने के लिए टैंक टॉप मास्टर आ गया था और वो यहाँ पे इन सारे के सारे नियो हीरोज से लड़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक बचा होता है। ये बंदा यहाँ पे आगे बढ़ता है टैंक टॉप मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए और वो यहाँ पे अपने आप को हिट होने देता है इससे, ठीक है ना, और बेसिकली उसको आते साथ यहाँ पे जकड़ लेता है जिससे कि उसका सूट टूट जाता है। वो बताता है कि इस बैटल सूट की सिर्फ एक ही वीकनेस है कि ये टैंक टॉप से ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है। मतलब बेसिकली वो यहाँ पे पागलपंती करके इन सबको जान से नहीं मारना चाहता, उसके बजाय उसने अपना खुद का एक एंटी बैटल सूट कॉम्बैट मेथड बनाया है। आमतौर पे इस मेथड से भाई सामने वाले को काफी खतरनाक इंजरी हो सकती है, लेकिन एक टैंक टॉपर इस चीज को संभाल सकता है। तो ऑब्वियस बात है ये जो बंदे हैं सारे के सारे टैंक टॉप के ही हैं, इस वजह से ये सब झेल पा रहे हैं इतनी तगड़ी ताकत। तभी पीछे यहाँ पे कोई आता है, यहाँ पे टैंक टॉप मास्टर का दिमाग थोड़ा चकराने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियस बात है जिस चीज से इसके ऊपर अटैक हुआ था ना उसके अंदर पॉइजन था। तभी ये पीछे से बंदा आता है, ये एक रोबोट होता है और वो ये कहता है कि अच्छा एक्सेल यहाँ से भाग गया क्या, मैं मशीन गॉड ड्रेस हूँ और यहाँ पे मैं तुम्हारी बॉडी कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। तो टैंक टॉप मास्टर सोचता है कि ये क्या कोई बॉस क्लास का है और बाकी के एस क्लास हीरोज का क्या हुआ। तो ये ड्रेस बताता है कि ऐसा लगता है कि तुम चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुम सबको यहाँ पे इकट्ठा करने आया हूँ, चाहे तुम जिंदा मिलो या फिर मुर्दा। तो टैंक टॉप मास्टर कहता है कि अच्छा सबको, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है भाई। तो ड्रेस कहता है कि क्या बात समझ नहीं आ रही तुम्हें, थोड़ी देर बाद सब कुछ समझ आने लग जाएगा, कुछ घंटे रुको बस। तो टैंक टॉप मास्टर कहता है कुछ घंटे, मुझे इतने समय की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं ही तुम्हें समझा देता हूँ, तो चलो आ जाओ हमला करो मेरे ऊपर। यहाँ पे ड्रेस समझ जाता है कि यार टैंक टॉप मास्टर को अब नॉर्मल स्वेटिंग हो रही है, उसका बॉडी टेम्परेचर भी काफी ज्यादा लो हो चुका है, उसका काफी ज्यादा खून बह चुका है और उसकी बॉडी के अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स सर्कुलेट हो रहे हैं। तो इस वजह से वो यहाँ पे जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करने की सोच रहा है। अगर वो उसको अकेला भी छोड़ देगा ना तब भी थोड़ी देर में वैसे भी मर जाएगा। तो वो यही कहता है ठीक है फिर ये जो तुम्हारा 1% चांस बचा है उसको भी मैं खत्म कर देता हूँ और तुम्हारे दिल को हमेशा हमेशा के लिए रोक देता हूँ। यहाँ पे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। टैंक टॉप मास्टर यही कहता है कि भले ही मुझे लोग एस क्लास का हीरो कहते हैं लेकिन ऐसी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमें तकलीफ देती है और इसी वजह से मैं इस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता। तभी यहाँ पे काफी तगड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि बीच में वेबी गाजा आ चुकी होती है और उसने टैंक टॉप मास्टर को बचा लिया होता है। अब यार ड्रेस कहता है कि क्या हो गया, ये कोई एरर है क्या, लेकिन तुम तो सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोटोटाइप हो और तुम्हारी कैपेबिलिटीज मेरे नजदीक तक नहीं आनी चाहिए, मैं एक मशीन गॉड प्रोडक्ट हूँ। तभी यहाँ पे पीछे से भाई अमाई मास्क आ जाता है और भाई वो तोड़ देता है इस रोबोट को लिटरली। भाई मतलब मजा आ गया एकदम से। वो ये कहते हैं ये कोई एरर नहीं है, वो बस इंसान बनने की कोशिश कर रही है। तो भाई इस मशीन गॉड के टुकड़े हो चुके होते हैं भाई, मतलब वही है भाई, इनका नाम लेना और याद करना भी ना एक तकलीफ ही है। अमाई मास्क बताता है कि इतनी सारी तबाही हो रही है यहाँ पे और इनके बीच में यहाँ पे मशीन गॉड सीरीज घूम रही है और हर एक की जो डिजास्टर लेवल है वो डीमन लेवल के बराबर है। तो इसने अपने ऑनबोर्ड डिटेक्शन रेडार का इस्तेमाल किया दुश्मन का लोकेशन डाटा निकालने के लिए और इसलिए हम यहाँ पे पहुंच गए। डिटेक्शन रेंज में जितने भी लोग आए उन सबकी इसने वाट लगा के रख दी, लेकिन अभी ऐसे और भी होंगे। तो टैंक टॉप मास्टर कहता है अच्छा तो ऐसा कहना सही होगा क्या कि न्यू हीरोज और मशीन आर्मी दोनों कनेक्टेड है, लेकिन एक्सेल के ऊपर भी हमला कर रहे थे वो लोग। तो वेबिका से बताते हैं कि हाँ ये बात तो साफ है कि ये जो मशीन गॉड था ना इसको मेरी बॉडी मॉडिफिकेशंस के बारे में पता था और इससे साफ होता है कि इन सबके पीछे नियो का हाथ है। और ये बात जो तुमने बताई कि एक्सेल भी टारगेट बना था तो इसका मतलब ये है कि उससे भी नियो हीरोज को कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी। लेकिन सच में एस क्लास के हीरो की इतनी कमाल की ताकत को देख के काफी ज्यादा मजा आया, तुम उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जितना मैंने चाइल्ड एम्पायर से सुना था तुम्हारे बारे में। तो टैंक टॉप कहता है कि नहीं देखो ऐसा कुछ खास नहीं है, मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने दुश्मनों को इतना आगे तक आने दिया, इसमें मेरी गलती है। अब मुझे समझ आता है कि हम एस क्लास के हीरोज को लोग एकदम नमूना और बेकार क्यों कहते हैं, है ना स्वीट मास्क। तो स्वीट मास्क कहता है कि किसी मॉन्स्टर ने तुम्हें कुछ घटिया बात बोल दी क्या टैंक टॉप मास्टर। तो टैंक टॉप मास्टर कहता है कि हाँ ऐसा लगता तो है, कुछ ना कुछ तो बदल चुका है। तो यहाँ पे वो एकदम से खांसने लग जाता है। अमाई मास्क यही कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अब ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, तो थोड़ा आराम करो, मैं वैसे भी न्यू टावर में जा रहा हूँ। तो टैंक टॉप मास्टर कहता है कि अच्छा आगे और भी खतरे आ सकते हैं, तो तुम्हें क्या मेरा एक टैंक टॉप चाहिए, उससे तुम्हें ताकत मिलेगी। तो अमाई मास्क कहता है कि नहीं शुक्रिया, तुम किसी ऐसे को देना जिसको उसकी जरूरत हो। तो हमें बताया जाता है कि स्वीट मास्क को बात करने का ढंग आ चुका है, वरना उसके अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड है, वो बेइज्जती मार सकता था। दूसरा हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर काफी सारे धमाके हो रहे होते हैं और इनके पीछे यहाँ पे डार्क शाइन का हाथ होता है, वो एक के बाद एक भाई इन सब मॉन्स्टर्स की वाट लगा रहा होता है, मतलब इन रोबोट्स की, और भाई चाहे बड़ा हो या छोटा सबकी वाट लगा कर रख देता है भाई। वो यहाँ पे जब वो आ रहा होता है तो उसके पीछे से एक बंदा अटैक करता है, मतलब रोबोट, ठीक है, लेकिन उसके इस पिलर को तोड़ के वो उसकी भी वाट लगा देता है। यहाँ पे जब वो लैंड करता है ना तो देखते हैं इधर काफी सारे प्रिजनर्स पड़े हुए होते हैं और सामने यहाँ
पे पूरी प्रिजनर होता है जो कि भाई यहाँ पे रेडन की गैंग के साथ लड़ रहा होता है। अब यार डार्कशाइन कहता है पूरी प्रिजनर, क्या ये अपने होश में नहीं है क्या? तो यार एकदम से पूरी प्रिजनर उसके सामने आ जाता है और वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो डार्कचान? तो डार्कशाइन डर जाता है और वो कहता है ओए डरा दिया तुमने मेरे को यार, मुझे पता था ये तुम्हारा प्रिजन वाला एरिया, इसलिए मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आया था कि मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाए। तो पूरी प्रिजनर कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? मेरे जितने भी पार्टनर्स थे रिहैबिलिटेशन के पूरी प्रिजन के अंदर वो सब के सब बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, मैं उन सबको लेकर यहाँ से भाग तो सकता नहीं हूँ, तो जब तक मैं खड़ा रह सकता हूँ तब तक ये लोग मेरे को ही टारगेट बनाएंगे और इसी वजह से मैं इतनी देर से यहाँ पे बस झेल रहा हूँ इस लड़ाई को। रेडन और बाकी सब अपना कंट्रोल खो चुके हैं, उनमें से हर एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैं अपने अकेली ताकत से इनको इतनी आसानी से नहीं रोक पा रहा था, लेकिन अब तुम यहाँ पे आ गए हो तो शायद मैं थोड़ी बहुत नींद ले सकता हूँ। यहाँ पे भाई वो बेचारा बेहोश हो जाता है तो डार्कशाइन कहता है हाँ जरूर, तुम बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, थोड़ा सा आराम करो, तुमने अभी तक एक भी हाथ नहीं उठाया इन लोगों के ऊपर, ये बात काफी कमाल की थी, तो इतनी देर तक इनको रोकने के लिए शुक्रिया। वैसे तुम हो काफी कमाल के, अगर मैं कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दूं तो एक अच्छे खासे हीरो हो तुम यार, और तुम्हारे लिए मेरे दिल में काफी अच्छी रिस्पेक्ट आती है। तो पूरी प्रिजनर कहता है बस मरना मत, तो डार्कशाइन कहता है कि अच्छा बस सो भी जाओ यार तुम। यहाँ पे वो फाइनली आता है रेडन के गैंग के सामने और वो ये कहता है कि रेडन तो आखिरकार तुमने भी ये सूट पहन ही लिया। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रेडन भाई कुछ अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, तो उसकी यहाँ पे वाट लगी हुई होती है चेहरे पे, तो डार्कशाइन ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, होता है, मुझे पता है तुम्हें काफी ज्यादा डर लग रहा होगा, तो मैं अभी के अभी इस सूट को तोड़ के निकाल देता हूँ। यहाँ पे पूरी की पूरी गैंग डार्कशाइन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन भाई डार्कशाइन के सूट चीर फाड़ करके रख देता भाई, सबके सूट्स को तोड़ फोड़ के उनके होश ठिकाने लगा देता है। फाइनली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडन बचा हुआ होता है। तो यार डार्कशाइन बताता है कि तुम्हें याद होगा कुछ समय पहले हमने एक छोटा सा टेस्ट किया था ताकत का, है कि नहीं? तब से ही मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ रेडन, तुम एक काफी कमाल के फाइटर हो, इसी वजह से उस समय मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। तो यहाँ पे भाई छूटते साथ ही रेडन अपने 1000 स्पॉट्स जायंट हैवी कैनन का अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पे काफी सारे अटैक होते हैं डार्कशाइन के ऊपर। दूसरा अटैक वो यहाँ पे करता है हार्ड फोर्स सुपर हैवी कैनन, भाई हाथ छप जाता है उसका जमीन के अंदर, तब भी यहाँ पे डार्कशाइन को कुछ नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पे वो हेवन स्पिनिंग स्मैश नाम का अटैक करता है, घूमता हुआ आता है डार्कशाइन के ऊपर, लेकिन भाई डार्कशाइन उसको पकड़ लेता है। ठीक है, वो ये कहता है कि रेडन भले तुम मेरे से रॉ पावर में काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा सख्त हो कि इतनी खतरनाक बैटलफील्ड में भी सीधा खड़े रह सकते हो। वही दूसरी ओर मैं बुरी तरह से टूट गया था, मेरे अंदर निराशा थी, अफसोस था और मैं अपने आप से घिन करने लगा था। एक हीरो को कभी भागना नहीं चाहिए, एक हीरो को कभी रेस्ट नहीं करना चाहिए और मुझे हमेशा ये बोझ अपने ऊपर लेके रखना चाहिए, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है भाई डार्कशाइन इसको बुरी तरह से घुमा देता है और घूमते साथ ही भाई इसका पूरा सूट टूट जाता है। ठीक है, डार्कशाइन कहता है कि लेकिन मैं गलत था, ये चीज मैंने खुद ही बना ली थी और मैं खुद ही इसका पालन कर रहा था, लेकिन एक हीरो की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती, जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा लोग मेरा इंतजार कर रहे थे और इसी वजह से मैं उन लोगों के सपनों को ऐसे टूटने नहीं दे सकता। मैं अपना फिजिक शो ऑफ करने के लिए लड़ाई नहीं करता, ना ही मैं अपनी तारीफ करने के लिए या फिर ट्रॉफी पाने के लिए लड़ाई करता हूँ, ना ही मैं जीतने के लिए लड़ाई करता हूँ, ना ही मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ एड्रेनलिन से कि पागलों की तरह बस लड़ना ही शुरू कर दूं। तो इन लोगों को बचाने के लिए जो कि लड़ते हैं, उन लोगों के लिए ही मैं अपने मन से लड़ रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। इसके बाद हो सकता है कि तुम्हें भी काफी दर्द मिले और तुम्हें अपने आप के लिए बुरा लगे, लेकिन एक बात याद रखना कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो कभी भी तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ज्यादा जल्दबाजी मत करना, अपना अच्छे से समय लेना और खुद डिसाइड करना। अब तुम जितना रेस्ट करना चाहते हो उतना रेस्ट कर सकते हो और जब तुम रेस्ट करोगे तो मैं यहीं पे रहूंगा, हम सब यहीं पे हैं और हमेशा ऐसा कोई ना कोई होगा जो तुम्हें सपोर्ट करेगा। ठीक है, तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में एक रोबोट उड़ रहा होता है और बेसिकली यहाँ पे मेटल नाइट होता है जो कि इसके थ्रू यहाँ पे डार्कशाइन को देख रहा होता है। वो ये कहता है कि डार्कशाइन फ्रंट लाइंस पे आ चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इसका बिहेवियर नापने में थोड़ा सा गलत हो गया। मैंने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद ये सिर्फ एक मेंटर बन के रहेगा, लेकिन देखो ऐसा लगता है कि इसको लोगों के अटेंशन के बारे में कुछ पड़ी नहीं है। भाई कितना बेकार बंदा है ये, पहले छोड़ के चला गया था और फिर से वापस आ गया बस इमोशंस की वजह से, है ना इसामो? और तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो, रोल्स और टाइटल्स के पीछे पड़े हो जैसे कि एडल्ट या फिर हीरो, और इसी वजह से जो तुम्हारी जजमेंट है ना वो तुम ठीक से कर नहीं पाते। लेकिन अगर तुम्हारी बात करे तो क्या ये इंटेंशनल है? तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? मतलब एक जीनियस की तरह बॉर्न हुए थे तुम, लेकिन उसके बावजूद अकेले हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हीं के साथ तुम रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर कहता है कि तो फाइनली तुमने मेरे ऊपर अपनी मेटल सीरीज से हमला कर ही दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे दुश्मन बन जाओ। और क्या बोला तुमने? मैं जीनियस पैदा हुआ था? जीनियस जीनियस, मेरे को इस शब्द से काफी ज्यादा नफरत है। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने कितना एफर्ट डाला है। तो यार मेटल नाइट कहता है कि एफर्ट देखो यार, अपने प्रोसेस दिखाने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में सिर्फ रिजल्ट मैटर करते हैं। यहाँ पे वो मन में सोचता है कि जो मैंने एनेस्थेटिक डार्ट इसके ऊपर फेंका था ना, ऐसा लगता है कि इसका असर धीरे धीरे करके कम हो रहा है और ऐसा हो सकता है कि ये उसके एम्पलीफाइड ब्रेन वेव्स की वजह से हो रहा हो। मैंने उसके मल्टी आर्म वेपन को तो किसी तरह रोक दिया, लेकिन इतने में यहाँ पे चाइल्ड एम्परर खड़ा होता है और वो कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बेटा अपने रिजल्ट्स मेरे काम के। वैसे तो मैंने इसको किसी और चीज के लिए बचा रखा था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे चिल्लाता है आ जाओ सुपर ब्रेव जायंट। तो यहाँ पे भाई मेटल नाइट थोड़ा सा रुकता है और वो फिर ऊपर देखता है, वो कहता है भाई कुछ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर रखा होगा तुमने।
इसी वजह से वो यहाँ पे पहुंचने में काफी देर लगा रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे पहले से एक्टिवेट कर देना चाहिए था, और जब वो यहाँ पे आने वाला होता ना तब तुम चिल्लाते आ जाओ करके। तो यार चाइल्ड एम्पायर कहता है कि बात ये है ना, मैंने उसको कुछ ज्यादा ही बड़ा बनाया है, तो उसको स्टोर करने की कोई जगह ही नहीं थी। तो हमें दिखाया जाता है भाई उसने इस रोबोट को भाई स्पेस में स्टोर कर रखा होता है। तो भाई इसके थ्रस्टर्स चल जाते हैं, फाइनली अर्थ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मेटल नाइट कहता है कि इतना बड़ा वेपन, तो इसका नाम तुमने ब्रैगी रख दिया, यानी कि ब्रेव जाइंट। तो यार चाइल्ड एम्पायर को गुस्सा आता है, वो कहता है इसको मेरी परमिशन के बिना छोटा मत करो, मैं इस पूरे लैब के टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा और इस पूरी की पूरी रोबोट आर्मी के धज्जियां उड़ा दूंगा। तो यहाँ पे मेटल नाइट बोल देता है मेटल सीरीज को डिप्लॉय होने के लिए, और यहाँ पे मेटल रोबोट्स काफी सारे होते हैं, मेटल पॉन, मेटल रुक, मेटल बिशप, मेटल नाइट, मेटल क्वीन, मेटल किंग, भाई पता नहीं कौन से। और भाई ये फाइनली यहाँ पे अटैक करना शुरू करते हैं। भले बहुत छोटे होते हैं ये ब्रेव जाइंट के सामने, और शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये कोई डैमेज भी नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके ये थोड़ा हावी होने लग जाते हैं। अब यार मेटल नाइट कहता है कि तुम खुद इस रोबोट के अंदर नहीं बैठने वाले क्या? तो यार चाइल्ड एम्पायर कहता है नहीं, इस बार नहीं, मैं नहीं चाहता कि जब मैं इस रोबोट के अंदर हूं तो तुम छुप के यहाँ से भाग जाओ, मैं इस बार पक्का तुम्हें यहाँ पे पकड़ लूंगा और बंदी बना लूंगा। तो मेटल नाइट कहता है क्या बंदी बना लोगे मेरे को? मुझे तो लगा तुम मेरे को जान से मार दोगे। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि तुमने मेरे ऊपर थोड़ी देर पहले हमला किया था, वो ट्रैंकुलाइजर शॉट थे, है कि नहीं? अपने दुश्मन से एक्सेप्ट करवाने के लिए कि वो हार मान चुका है, उसके लिए तुम्हें उसे जिंदा रखना पड़ता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो मेटल नाइट कहता है क्या यार तुम भी कुछ ज्यादा असम्पशंस लगाते रहते हो, चलो आओ बैठ जाओ, वैसे भी हमारे लिए कुछ करने को है नहीं, ये बस एक ऑटो बैटल है, इसी को देखना है हमें, है कि नहीं? चलो मान लेते हैं किसी तरीके से अगर तुम्हारे ब्रेव जाइंट पूरी मेटल सीरीज को हरा देता है तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा, ठीक है ना, तुम्हारे एफर्ट को या फिर जो भी तुम बात कर रहे हो। चाइल्ड एम्पायर कहता है अच्छा मान जाओगे, उसके बाद क्या? तो मेटल नाइट कहता है कि उसके बाद मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। हमें दिखाया जाता है मेटल सीरीज यहाँ पे बुरी तरह से पेल रही होती है भाई ब्रेव जाइंट को। मेटल नाइट ये कहता है कि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, बस इसके हिलने डुलने से यहाँ पे काफी सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि बताओ डिस्ट्रक्शन की बात भी कौन कर रहा है? ये एक अल्टीमेट वेपन है जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन जैसे थ्रेट को निपटाने के लिए बनाया गया है, अगर मैं अकेला हूं मैं तब भी उनसे निपट सकता हूं। तो यार मेटल नाइट कहता है वैसे देखा जाए तो मेरा भी सेम ही है, मेटल सीरीज का सीन पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को अकेले निपटा सकता है, लेकिन ये जो तुम्हारी चीज है ना, ये तुमने असली कॉम्बैट में कभी भी टेस्ट नहीं की, है कि नहीं? इस हिसाब से ये जो हिल रहा है, डुल रहा है और ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा, नहीं, ये बस एक पंचिंग बैग की तरह है। तुमने इसको इतना हैवी क्यों बनाया और इतना ज्यादा बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव पावर बढ़ानी थी तो तुम्हें ये 2 पैर वाला डिजाइन नहीं रखना चाहिए था। बस एक ही अटैक से इसका पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है और लगातार अटैक हो सकते हैं इसके ऊपर। देखो उसकी बॉडी के ऊपर इतनी आसानी से डेंट पड़ रहे हैं। तुम्हारे कैलकुलेशन के अंदर थोड़े तो फ्लॉज थे, वो अपने खुद के आर्मर के वेट को संभाल नहीं पा रहा है। तो चाइल्ड एम्पायर यहाँ पे कहता है बस चुप हो जाओ और चुपचाप देखते रहो। तो मेटल नाइट कहता है कि ये है तुम्हारा अल्टीमेट वेपन और कोई चारा नहीं बचा क्या तुम्हारे पास? अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये बस समय की बर्बादी है। लेकिन वो यहाँ पे लेफ्ट में देखता है तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर बेचारा रोने लग जाता है। तो यार मेटल नाइट को थोड़ा तो बुरा लगता है, वो कहता है यार मैं तो बोर हो गया इन सबको देख के, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ, ठीक है ना। तो यार ऐसा लगता है कि यार मेटल नाइट को थोड़ी बहुत तो पड़ी है इधर चाइल्ड एम्पायर की, है ना, वो अभी भी उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचता है। वो यहाँ पे ये बताता है कि पहली बार जब उसका वेपन डाटा चोरी हुआ था तो वो कुछ साल पहले की बात है। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके उसका थोड़ा थोड़ा डाटा चोरी होने लगा था हीरो एसोसिएशन के टाइम से ही। ओके, यहाँ तक कि आईडी सिग्नल्स को भी कॉपी कर लिया गया था। और मैंने ऐसा क्यों होने दिया? जैसा कि तुमने कहा था, मैं इंटेल को कलेक्ट करना चाहता था और ट्रेस करना चाहता था कल्प्रिट को, और ये पार्ट जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। एक बार मेरे को उस मास्टरमाइंड के कोऑर्डिनेट का पता चल जाए तो मेरे पूरी की पूरी मेटल सीरीज वहां पे हमला करने चली जाएगी और सब कुछ एक बार में खत्म हो जाएगा। तो अब तुम सोच रहे हो कि मेरे ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगे तो उसके बिहाफ पे मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिए, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है। बस लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए मैं उनको प्लीज करने की कोशिश करूं, कुछ एक्टिविटीज करूं उनका सपोर्ट पाने के लिए। इतना फालतू का समय लगता है मुझे एविडेंस को इकट्ठा करने में, फिर उसको प्रेजेंट करने के लिए जिससे कि मैं इनोसेंट साबित हो जाऊं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना सारा समय बर्बाद करना वही ऐसी चीजों पे वर्थ इट है। ये सब कुछ बेकार है, खासकर कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्पाइज मिले हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को करने का कोई भी फायदा नहीं है। एक बार को अगर मेरे ऊपर एसोसिएशन पूरी तरह से ट्रस्ट भी कर लेती ना तो भी यहाँ पे टॉप एस क्लास हीरोज पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हीरो एसोसिएशन एक वीक पीस है बोर्ड के ऊपर और मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है तो फिर क्यों? तो मेटल नाइट कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि फिर मैं हीरो एसोसिएशन के साथ इन्वॉल्व क्यों हूं और उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी क्यों देता हूं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं उन्हें नहीं बचाऊंगा ना तो वो कुछ ही समय में बर्बाद हो जाएंगे। भले मैं मानता हूं कि एसोसिएशन के अंदर काफी सारे बेवकूफ भरे पड़े हैं, लेकिन उसकी शुरुआत एक अच्छे काम के लिए हुई थी। ये कमाल की लार्ज स्केल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो अभी भी अंधेरे में है। जिस हिसाब से वो चल रही है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों
के अंदर यहाँ पे सेंस ऑफ पर्पस आए और वो कुछ कर दिखाए। इसी वजह से मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी वजह से अगर वो मेरे इस जस्टिस के तरीके को नहीं समझ पाते हैं तो मेरे ऊपर शक की निगाहों से देखा जाएगा। वैसे भी आम लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है कि एक जीनियस सोच क्या रहा है, बिल्कुल सीपीयू स्पेक्स की तरह। अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हैं तो प्रोसेसिंग स्पीड्स काफी बुरी तरह से चेंज हो सकती है। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है लेकिन ये चीज जो तुम कर रहे हो भाई, तुम्हें क्या लगता है कि ये अच्छा सोल्यूशन है इन सब चीजों का? तो मेटल नाइट कहते हैं देखो यार, तुम ये चीज नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक बच्चे हो। तुम तब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते जब तक तुम हर एक चीज के ऊपर उंगली नहीं उठा देते। इसी वजह से तुम पीछे रह जाते हो। मेरे हिसाब से समय से ज्यादा वैल्यूएबल और कोई भी चीज नहीं है। इंसानियत का अंत काफी ज्यादा नजदीक है। इसी वजह से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मिलिट्री फोर्स को बढ़ाने की, और मुझे इन छोटी मोटी चीजों से कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है तुम्हारे अंदर एथिक्स भी नहीं है, ह्यूमैनिटी भी नहीं है, तो कोई ऐसा तो नहीं तुम्हारे अंदर साइबराइजेशन के साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो चुके हैं? तो मेटल नाइट कहता है कि जो अल्ट्रा एडवांस एआई प्रोग्राम हम दोनों मिलकर बना रहे थे और बीच में हमने छोड़ दिया था ना, उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि खुद को साइबराइज करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है उसे बढ़ाने का, है ना? जैसे कि हम दोनों ने ही सोचा था। लेकिन जैसा तुम्हें पता ही है, मैंने फिर से उसके ऊपर काम शुरू किया, अकेले ही उस एआई को डेवलप करना शुरू किया। जो अभी तुम मशीन कोड की सीरीज देख रहे हो ना, जो लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो उसी चोरी किए गए डेटा से बनाई गई है। उनके पीछे मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से वो एआई पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता तो वो इंसानों के ऊपर कभी भी हमला नहीं करता। वैसे इस एआई को अभी काफी सारी चीजें सीखनी है, लेकिन इंसानों के लिए भी यही चीज मैटर करती है। तो चाइल्ड एम्पायर डर जाता है और वो ये कहता है इसका मतलब ये है कि तुमने उसे कंप्लीट कर लिया है, मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुमने अपनी इंसानियत को छोड़ दिया है। तो मेटल नाइट कहता है नहीं, ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। मेरी इंसानियत बिल्कुल भी नहीं बदली है और ना ही मैंने अपने आप का साइबराइजेशन किया है। अगर मैं तुम्हारे शब्दों में कहूँ ना तो मैंने भी एफर्ट डाला है। अब हमारे दिमाग की बात करो, इसके अंदर ना ही कोई मैकेनाइजेशन है, ना कोई एआई असिस्टेंस है, लेकिन तब भी यहाँ पे अंदर एक्टिव ब्रेन सेल्स हैं जो बायोलॉजिकली बने हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी देखे जाते हैं। अगर 3 साल पहले की बात करें तो तब से लेकर अब तक मैं काफी ज्यादा बढ़ चुका हूँ, एक इंसान के तौर पे काफी ग्रो हो चुका हूँ। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है तुम्हारे मुंह से ये सारे शब्द अच्छे नहीं लग रहे। तुमने एक अजम्पशन भी की थी कि एक इंसान कभी भी एक अल्ट्रा एडवांस्ड एआई को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका क्या? तो मेटल नाइट कहता है कि तुमने और मैंने वो बिल्कुल गलत समझा था। हमने ह्यूमन ब्रेन की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट किया। जो एआई की कैपेबिलिटीज है वो अपने आंसर्स कलेक्टिव लर्निंग से बनाती है, वही दूसरी ओर ह्यूमन ब्रेन पूरी तरह से अलग है क्वालिटी के मामले में। हर एक इंसान का दिमाग उसके एक्सपीरियंस और एफर्ट के हिसाब से अलग होता है और इसी वजह से हर इंसान के अंदर एक यूनिक क्रिएटिव पावर होती है। वो इंसानी दिमाग है जिसके अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल होता है और यही कंक्लूजन मैंने अंत में निकाला। जो एआई पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, हाँ वो काफी हद तक ह्यूमन ब्रेन के नजदीक आ सकता है, लेकिन आगे चल के एक ना एक टाइम पे उसको सफरिंग महसूस होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफरिंग से वो सीलिंग नहीं तोड़ सकता। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले मास्टरमाइंड के बारे में बात की थी, तो क्या तुम्हें पता चला कि इसके पीछे किसका हाथ है? तो मेटल नाइट कहता है कि वो आदमी मेरे दिमाग के पीछे काफी सालों से पड़ा है। हमें दिखाया जाता है दूसरी और जेनोस का सीन, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली मेटल नाइट के बेस की तरफ बढ़ रहा होता है और वो बेसिकली यहाँ पे भाई चाइल्ड एम्पायर के ही रोबोट को मार देता है, भाई उसको चीरता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें रोबोट आर्मी का सीन दिखाया जाता है और इधर ये मेरे ख्याल से सुइको है। ओके, वो बेचारी हार मान चुकी होती है और वो यही कहती है कि प्लीज कोई तो आओ, कोई तो रोको इन्हें। तभी यहाँ पे साइटामा आ जाता है और वो देखता है यहाँ पे हीरो एसोसिएशन को चारों तरफ से इन रोबोट्स ने घेर लिया होता है। वो यहाँ पे अपनी किलर मूव, सीरियस सीरीज, सीरियस स्पिन, सीरियस साइड हॉप्स, सीरियस टेबल फ्लिप, सीरियस वैकामोल और भाई ऐसे अटैक्स करके भाई वो इन सब की वाट लगाता है। भाई आधा से ज्यादा आर्मी को उसने खत्म कर दिया होता है। तभी वो देखते हैं यहाँ पे बीच में रोवर है और वो कहता है ओए रोवर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे रोवर उसका केप खींच के उसको अपने साथ लेके जाने लग जाता है। तो साइटामा तो यहाँ पे एक एक मुक्के मारते ही इन सारे रोबोट आर्मियों को वो निपटा रहा होता है भाई। और वो कहता है कि क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ उस तरफ चलूं? चलो ठीक है फिर चलते हैं, उधर चलते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फोर्टे होता है, उसकी वाट लग चुकी होती है। वो कहता है अरे ये बंदा, इसका क्या हाल हुआ? तभी पीछे से यहाँ पे सुइको आती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं मुंह पे, ठीक है ना। लेकिन साइटामा को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा होता। साइटामा ये कहते हैं कि तुम लोग हो तो काफी कमाल के, लेकिन अब चलो ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाता हूँ, ठीक है। तभी यहाँ पे साइड में से ब्लैक स्पम आता है और वो कहता है शिट यार मेरी तो वाट ही लग गई। तो साइटामा उसे देखता है और वो कहता है ओए अजीब बंदर, तुम भी घर से बाहर निकल गए क्या? तो ब्लैक स्पम कहता है अरे भाई मैं नहीं संभाल सकता, वहां पे उन सबके बीच में ना एक बहुत खतरनाक रोबोट है, उन रोबोट्स के बीच में है, वो काफी हद से ज्यादा बुरा और घटिया और स्ट्रॉन्ग इंसान है, वो उन सबके बीच में घूम रहा है वो छुप के, ठीक है ना, तो ध्यान रखना अपना। तो साइटामा कहता है ठीक है फिर मैं उसकी वाट लगाता हूँ। तो यार तुम एक चीज समझो, यहाँ पे ब्लैक स्पम और रोबोट दोनों के दोनों मॉन्स्टर है और वो उनको ना किसी पालतू जानवर की तरह ट्रीट कर रहा है और बोल रहा है कि तुम घर से कैसे बाहर निकल गए। एनीवे बट उसकी पोटेंशियल के बारे में पता नहीं साइटामा को। ओके एनीवे दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जेनोस फाइनली यहाँ पे आ चुका होता है लैब के अंदर और भाई यहाँ पे भाई वाट लगा दी होती है उसने मेटल नाइट की। हमें दिखाया जाता है कि उस रोबोट को भी तोड़ दिया होता है उसने। यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर कहता है अरे रुको रुको प्लीज रुको। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसने भाई उसकी छाती में अपना हाथ डाल दिया होता है, चीर दिया होता है उसको और
तैयार होता है उसको मारने के लिए और कहता है कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब भाई ये तो काफ़ी कमाल का सीन था। एनीवे ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे पता है यार ये चैप्टर मुझे काफ़ी टाइम हो गया लाने में, मतलब 23 डेज़ हो गया इस चैप्टर को आए हुए और मैं काफ़ी लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में। ऐसा कुछ रीजंस की वजह से। अब तुम बोलोगे भाई तू हमेशा रीज़न गिनाता है, लेकिन यार तुम्हें जानने का तो हक है ना, क्यों नहीं बना रहा था मैं वीडियोस, तो मैं बता देता हूँ। दरअसल बात यह है कि यार मेरा ना इंटरेस्ट धीरे धीरे करके ना वन पंच मैन से हटता जा रहा है, क्योंकि जब से ये वाले न्यू हीरोज़ वाली आर्क शुरू हुई है ना, मैं परेशान हो गया हूँ यार। मतलब एक तो साइटामा का रोल इतना नहीं होता है, ठीक है, ऊपर से इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं ना ये लोग। मतलब तुमने देखा होगा ये वाले कुछ पैनल्स जो थे बीच में मेटल नाइट और चाइल्ड वेम्पायर के बीच में जो बात हुई थी, भाई दिमाग खराब हो जाता है यार। अब मुझे नहीं पता मुझे इरिटेशन हो रही है या नहीं, अब तुम भी बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें भी हो रही है क्या। तो यार फिर तो ठीक है, मैं शायद ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि मुझे ही कुछ चेंज करने की जरूरत है। एनीवे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।